हाय एवरीवन, हाय गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। हाय, फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स को लिंक शेयर कर दीजिए क्योंकि आज का सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये सेशन आपको पूरी लाइफ टाइम थ्रू आउट योर लाइफ हेल्प करेगा। हाय हाय हाय, हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, हाय एवरीवन। तो जल्दी से एक क्विक इंट्रो कर लेते हैं। सो आई एम विभोर शर्मा, associated with InstaSolve as physics expert. I am a graduate of IIT Bombay. How to get more marks in physics? आज यही टॉपिक है, do less and get more, right? So इस टॉपिक की जो बैकबोन है वो अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर कीजिए कि आपकी घर पे फादर आते हैं तो आपको बोलते होंगे कि शर्मा जी का लड़का तो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो गेम्स भी खेलता है, पढ़ता भी है और इतने अच्छे मार्क्स भी लेके आता है, राइट? तो किस ने सुनी है ये शर्मा जी के लड़के वाली स्टोरी? टेल मी गाइस। तो ये शर्मा जी का लड़का कौन है जो इतना अच्छा परफॉर्म कर लेता है? हाउ डज ही परफॉर्म so well that he is good in academics also, he is good in sports also. हमारे यहाँ तो सर पिताजी बहुत विश्वास करते हैं शर्मा जी के लड़के पे, आप पे। तो गाइस शुरू करते हैं, डू लेस एंड गेट मोर, राइट? तो इस टॉपिक की जो बैकबोन है गाइस वो है ये परेटो रूल, परेटो 80-20 रूल। तो ये आपके कोई फिजिक्स के सिलेबस में नहीं है, केमिस्ट्री के सिलेबस में नहीं है, मैथ्स में नहीं है। ये एक ऑब्जर्वेशन है। एक इटालियन इकोनॉमिस्ट थे हमारे, विल्फ्रेडो परेटो। तो उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन किया था कि एक 80-20 रूल उन्होंने बनाया था। उन्होंने देखा था कि जो 80% वेल्थ है इटली की, वो 20% लोगों के पास एक्यूमुलेट है। और यही डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने लैंड में भी देखा था। जो 80% लैंड था इटली का, वो 20% ऑफ द पीपल वर ओन दैट लैंड, राइट? सर हाँ, कुछ बनना चाहिए है, राइट? चलो लेट्स स्टार्ट अगेन। सो स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क इक्वल टू सक्सेस। सो यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ टू डू द हार्ड वर्क इन द राइट डायरेक्शन, राइट? ऐसा नहीं है कि हार्ड वर्क में आप लगे हुए हैं, करते जा रहे हैं, पाइलअप हो गया एकदम, आपके रजिस्टर्स का पाइलअप हो गया है, आप लिखते जा रहे हैं, घिस रहे हैं पेन, बट अगेन यू आर नॉट गेटिंग गुड मार्क्स, राइट? सो इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे यही रीज़न है। तो इस रूल को समझते हैं। तो दी परेटो प्रिंसिपल क्या कहता है? ये एफर्ट्स और रिजल्ट से रिलेटेड है, राइट? कि आप 20% एफर्ट देते हैं और आपको 80% रिजल्ट मिलता है, ठीक है? तो 20% एफर्ट आप किस चीज़ पे देते हैं जो आपको 80% आउटपुट मिले? और ऐसी कई सारे टॉपिक्स होते हैं जिस पे आप 80% एफर्ट देते हैं लेकिन आपका जो आउटपुट रहता है वो 20% रहता है, राइट? सो आगे बढ़ते हैं कि परेटो रूल एवरीडे लाइफ में कैसे एग्जिस्ट करता है। सो सी हेयर कि 20% ऑफ द वर्कर्स प्रोड्यूस 80% ऑफ द रिजल्ट्स, राइट? और 20% ऑफ द कस्टमर्स क्रिएट 80% ऑफ द रेवेन्यू। तो आपने भी अपने रियल लाइफ में ये देखा होगा कि आप फ़ोन पे जो ऐप्स यूज़ करते हैं उसमें से सारी ऐप्स आप डेली यूज़ नहीं करते हैं। कुछ 20% ऐप्स हैं जिनको आप 80% ऑफ द टाइम यूज़ करते हैं, राइट? 20% ऑफ द बग्स कॉज 80% ऑफ द क्रैशेस। सो 20% ये स्टडी माइक्रोसॉफ्ट ने हमको दी थी। माइक्रोसॉफ्ट ने ये बताया था कि 20% जो बग्स हैं वो उनके सिस्टम को 80% ऑफ द टाइम क्रैश करते हैं, राइट? सो कुछ लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, जल्दी जल्दी आ जाइए, अपने दोस्तों को बता दीजिए। बच्चों, हाउ टू गेन मार्क्स इन फिजिक्स, राइट? ये फिजिक्स में ही वैलिड नहीं है, ये आपके केमिस्ट्री में भी वैलिड है, मैथ्स में भी वैलिड है, बायो में भी वैलिड है, ये आपकी लाइफ में और जगह भी वैलिड है, बिजनेस में भी वैलिड है, हर जगह वैलिड है। तो ये वाला जैसे मैंने आपको बताया था कि विल्फ्रेडो परेटो ने बताया था कि 20% ऑफ द पीपल ओन्स 80% ऑफ द वेल्थ। सो हाउ दिस इज गोइंग टू हेल्प यू, राइट?
exactly how this is going to help you. So let us proceed further. So how can you apply this 80-20 rule in real life? Right. तो बच्चों मैकेनिक्स का आप क्या क्या जानते हैं, आप मुझे बताइए। मैकेनिक्स के बारे में आपने स्टडी की है, तो मैकेनिक्स में क्या क्या पार्ट होते हैं? जल्दी जल्दी कमेंट में लिखिए, मैकेनिक्स में क्या क्या पार्ट आपने पढ़ रखे हैं। NLM, राइट, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, थर्मो, सो राइट। मैकेनिक्स में बच्चों, मैकेनिक्स इज डिवाइडेड इन टू पोर्शंस, मैकेनिक 1 एंड मैकेनिक 2। सो मैकेनिक्स में वी हैव लर्न अबाउट काइनामेटिक्स, वी हैव लर्न अबाउट डायनामिक्स, राइट। सो मैकेनिक्स में मोशन के बारे में स्टडी होती है, कॉज ऑफ मोशन के बारे में स्टडी होती है, रोटेशनल मोशन के बारे में स्टडी होती है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के बारे में स्टडी होती है। सो मैकेनिक्स में बच्चों, अगर आपने ये मैकेनिक्स अच्छे से कर लिया है, मैकेनिक्स की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है आपके CBSE, IIT JEE और नीट के सिलेबस में, जो मैकेनिक्स की इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आपको जो 20% एफर्ट देने हैं वो आपको एक सिलेक्टेड टॉपिक में देने हैं, राइट। कि आप यहाँ पे मैकेनिक्स को देखिए, ये मैकेनिक्स इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसकी एप्लीकेशन आप ग्रेविटेशन में भी देखेंगे। यू विल सी द एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिक्स इन ग्रेविटेशन, you will see the application of mechanics in properties of solids. Mechanic application in gravitation कैसे है? देखिए, forces between the two masses, again the force comes into the picture. So and the motion of the satellites, the time period of the satellites, right? So that can be understand with the help of mechanics. अब होता क्या है जनरली बच्चों के साथ कि ये जो मैकेनिक्स है ये आपके 11th के एकदम स्टार्टिंग में आती है, तो जनरली जो 80% ऑफ द स्टूडेंट्स होते हैं वो इसको लीनियंट वे में ले लेते हैं और सोचते हैं कि बाद में स्टडी कर लेंगे। बट क्या होता है कि आपका पाइल अप होता जाता है, राइट। वेरी फाइन सर, ये अच्छा है बच्चों, आप सीखो इससे कि जो मैकेनिक्स का पोर्शन है अगर आप इसको लीनियंट वे में लेंगे तो ये पाइल अप होता जाएगा और आपको आगे डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा इन टॉपिक्स में। फिर आप क्या करोगे कि इन टॉपिक्स को समझने के लिए आप अपने टीचर से बोलोगे कि सर हमको समझ नहीं आ रहा है, क्लियर नहीं है, हमको SHM समझ नहीं आया, फ्लूइड मैकेनिक्स समझ नहीं आई, राइट। तो इसमें क्या होता है, आप मैकेनिक्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करके थोड़ा इसका वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को समझिए, राइट, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को समझिए, काइनेमेटिक्स के जो इक्वेशंस हैं उनको कैसे यूज़ करना है इसको समझिए। उसके बाद का जो पोर्शन है, जो सेकंड पोर्शन है 11th क्लास का और जो 12th क्लास का फर्स्ट पोर्शन है, ये आपका पूरा कंबाइन होकर 75% सिलेबस बन जाता है। क्लियर है? तो मैकेनिक्स अपने आप में ही 11th क्लास का 50% है। तो आप अगर मैकेनिक्स को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका 11th क्लास का 50% तो हो गया, दैट मीन्स होल सिलेबस का 25% हो गया हमारा। लेकिन ये 25% आपको इतना ज़्यादा हेल्प करेगा बाकी बचे हुए इस 50% पोर्शन के लिए, राइट। तो इसकी सॉलिड्स में, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में जब आप पढ़ते हैं, आप स्ट्रेस पढ़ते हैं, स्ट्रेन पढ़ते हैं, यंग्स मॉडुलस के बारे में पढ़ते हैं, आप एनर्जी स्टोर्ड इन द स्ट्रेचिंग ऑफ द स्टील वायर पढ़ते हैं। I didn't study so well. What should I do now? Entire mechanics has been finished in our coaching, right? So mechanics आपकी ख़त्म हो गई तो आपको इसकी स्टडी करनी चाहिए थी बेटा। यही तो मैं बता रहा हूँ आपको कि आप अभी भी आपके पास टाइम है। मैं आपको अभी आगे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको बताऊँगा जो आपको हेल्प करेगा कि हाउ यू कैन स्कोर मोर, हाउ यू कैन इंक्रीज योर रैंक इन नीट, JEE मेंस, JEE Advanced, whatever it is you are going to appear in the exam, right? तो मैकेनिक्स के कंसेप्ट सबसे पहले आपको समझने पड़ेंगे। बहुत ही यही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको थ्रू आउट फिजिक्स में हेल्प करेगा, राइट? तो अब आगे बढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स एंड हीट एंड फ्लूइड मैकेनिक्स की तरफ। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में आप देखते हैं कि बायंसी प्रिंसिपल आ जाता है, विस्कोसिटी आ जाता है। तो वहाँ पे विस्कोसिटी कैसे एक्सप्लेन होती है? आपने पढ़ा होगा दैट शीयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट, राइट? तो वो शीयर स्ट्रेस किसकी टर्म में आप समझेंगे? शीयर स्ट्रेस क्या होता है? ये भी मैकेनिक्स का ही पार्ट है। अगर आपने ये पहले से अच्छे से कर लिया है, इफ़ यू हैव लर्नड इट सो वेल, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, राइट,
then you will be able to understand the fluid mechanics again. Then surface tension will come in the fluid mechanics. तो क्लियर बात ये है कि आपका सबसे पहले जो जिस्ट है फिजिक्स का, दैट इज मैकेनिक्स. उसमें आपको रोटेशन, रोटेशनल डायनेमिक्स, रोटेशनल काइनेमेटिक्स, ट्रांसलेशनल डायनेमिक्स और ट्रांसलेशनल काइनेमेटिक्स को इतना अच्छे से डीपली पढ़ना है कि आपके आने वाले टॉपिक्स आपके लिए क्या हो जाएंगे, बहुत आसान हो जाएंगे. राइट. थर्मोडायनेमिक्स एंड हीट, अगेन थर्मोडायनेमिक्स में हमारा प्रिंसिपल आ जाता है वर्क एनर्जी का, कैलोरीमेट्री, हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन. थर्मल एक्सपेंशन में या थर्मल कॉन्ट्रैक्शन में जब हम किसी रॉड को रिजिड सपोर्ट के बीच में फिक्स कर देते हैं और टेम्परेचर उसका बढ़ाते हैं तो अगेन फोर्सेस विल बी डेवलप्ड, स्ट्रेसेस विल बी डेवलप्ड. राइट. तो ये सब प्रॉपर्टीज, अब देखो इस पे एडवांस के क्वेश्चन भी बन जाते हैं आपके लिए. ठीक है, ऐसा नहीं है, ये जेई मेंस, नीट, एडवांस सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एडवांस में वही चीज़ आपको ग्रेडियंट की फॉर्म में दे देते हैं, एक इक्वेशन आ जाएगी आपके पास. नीट में डायरेक्टली क्वेश्चन दे देंगे, आपसे इलॉन्गेशन पूछ लेंगे. राइट. तो अब बच्चों आगे देखो एसएचएम एंड वेव मोशन. लॉन्ग आई कैन स्टडी 5 चैप्टर इन प्लेस ऑफ दिस चैप्टर. सो फुल फॉर्म लिखिए बच्चों आरबीटी की. तो चलो आगे बढ़ते हैं एसएचएम एंड वेव मोशंस की तरफ. तो वेव मोशन और एसएचएम में देखो ये बच्चों प्योर फिर से मैकेनिक्स पे ही बेस्ड है, वेव मोशन और एसएचएम. अब एसएचएम में क्या पढ़ते हो आप? एसएचएम में फिर से ऑसिलेशन होते हैं. राइट. एक ब्लॉक और स्प्रिंग अटैच्ड है, आपने उसको स्लाइटली डिस्प्लेस किया तो अगेन वो ऑसिलेशन करने लगता है, तो उसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, फ्रीक्वेंसी. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? अगेन यू हैव टू फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट. और ये एसएचएम की जो हमारी इक्वेशन है कि A इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. राइट. और एल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा. तो फिर से ये किससे रिलेटेड है? एक्सेलरेशन. बताइए आप, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट या फिर एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये सब फिर से किससे रिलेटेड है? मैकेनिक्स से. ठीक. तो ये जो टॉपिक है बच्चों ये है तो 20%, लेकिन अगर इस 20 to 25% टॉपिक पे आप वर्क कर लेंगे 80% और 70% ऑफ द टाइम, तो आपको बचा हुआ 50% जो है इतने अच्छे से समझ में आएगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ना ही जेई के पेपर में ना ही नीट के पेपर में. राइट. सो रिजिड बॉडी डायनेमिक्स. रिजिड बॉडी डायनेमिक्स बच्चों लॉन्ग नहीं है एक्चुअली. रिजिड बॉडी डायनेमिक्स बच्चों को क्यों नहीं समझ आती है, इसके पीछे भी सेम रीज़न है कि देखो रिजिड बॉडी डायनेमिक्स इस एनालॉजी है, बिल्कुल किसकी एनालॉजी है? ट्रांसलेशनल मोशन की. तो वहाँ पे मास होता है, रिजिड बॉडी में इनर्शिया हो जाता है. वहाँ पे फोर्स होता है, रिजिड बॉडी में टॉर्क हो जाता है. राइट. तो ये बिल्कुल ही एनालॉजी है. तो अगर आपको ट्रांसलेशनल मोशन अच्छे से आ गया तो आपको रिजिड बॉडी डायनेमिक्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है. राइट. बट जेई एडवांस क्वेश्चन इज टिपिकल एंड काइनेमेटिक्स इज टू डिफिकल्ट. That's why I am saying spend more time in kinematics and dynamics so that the typical question will also will look so easy to you. Right? So electromagnetism आ गया. अब electromagnetism 12th का 50% पोर्शन है. हमारी NCERT की फर्स्ट बुक ही बेस्ड है पूरी electromagnetism पे. तो electromagnetism में फिर से हमारे पास क्या आ जाता है? फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, फोर्स बिटवीन टू मैग्नेट्स, फिर एनर्जी, पोटेंशियल. राइट. कैपेसिटर में अगेन एनर्जी. तो ये एनर्जी का बार बार कंसेप्ट आ रहा है अगेन एंड अगेन कि वर्क एनर्जी बार बार लिंक हो रहा है. आपको देखो यहाँ पे भी एनर्जी लिंक हुई, यहाँ पे हीट एनर्जी लिंक हुई, यहाँ पे अगेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हमारे पास फिर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिंक हो गई. राइट. तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी हमारा पूरा एनर्जी प्रिंसिपल पे बेस्ड है. आपने लेंज लॉ के बारे में पढ़ा. लेंज लॉ भी किस पे बेस्ड है? एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल पे. एसएचएम इज सो टिपिकल. एसएचएम बच्चों बहुत आसान है. एसएचएम आपका एसएचएम इज़ वेरी इजी. सबसे पहले आपको मोशन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. अगर एसएचएम ट्रांसलेशनल हो रहा है तो आपको ये इक्वेशन लेके आनी है अल्टीमेटली टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड. अगर एसएचएम रोटेशनल हो रहा है तो आपको अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा लेके आना है. राइट. What if I only drop rigid body dynamics and study all chapter of physics in whole syllabus?
this is not going to help you if you will drop rigid body dynamics, as I am already telling you that mechanics is very important, right? अगर आपने rigid body dynamics छोड़ दिया तो उसके बाद देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे आओ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आपने देखा है कि दो चार्जेस आपको प्लस क्यू माइनस क्यू दे दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए और सिस्टम है स्टेबल। तो अगेन जैसे ही हम उसको डिस्प्लेस करेंगे स्टेबल सिस्टम को, तो क्या होगा, वो उसकी टेंडेंसी होगी वापस आने की, तो वहाँ पे फिर से आपको टाइम पीरियड कैलकुलेट करने को दे देंगे, राइट? या फिर आपने कोई करंट कैरिंग लूप रखा है मैग्नेट्स के बीच में, उसको डिस्प्लेस कर दिया, फिर से उसका टाइम पीरियड निकालो। तो लूप का टाइम पीरियड आप कैसे निकालोगे, राइट? तो लूप का टाइम पीरियड निकालने के लिए आपको फिर से रिजिड बॉडी डायनेमिक्स पता होनी चाहिए, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए, राइट? सो यू SHM इज सो इजी एंड स्कोरिंग टॉपिक। बच्चों SHM इजी तो है, और SHM इजी तभी है, सारे सब्जेक्ट सारे टॉपिक इजी हैं अगर आपका मैकेनिक्स इंपॉर्टेंट है, राइट? तो अब हम आगे बढ़ते हैं, पहला पोर्शन। अब देखो यहाँ से ये आप घर लेके जाओ ये वाला फॉर्मूला कि आपको अपने एफर्ट कहाँ डालने हैं। आपको अपने एफर्ट ऐसी जगह डालने हैं जो आपको आउटपुट को बहुत ज़्यादा परसेंटेज में इंक्रीज कर दें, राइट? तो आपका आउटपुट इंक्रीज होने वाला है, यहाँ से आपकी रैंक अच्छी होने वाली है, आपके मार्क्स अच्छे होने वाले हैं। तो फिर आपके फादर भी शर्मा जी के लड़के को या शर्मा जी को बोलेंगे कि देखो गुप्ता जी का लड़का भी नंबर लेके आ रहा है आजकल। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट स्लाइड पे। लेट मी क्लियर दिस फर्स्ट, राइट? चलो, सो हैव यू हर्ड अबाउट कंजर्वेशन प्रिंसिपल? क्या आपने कंजर्वेशन प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा है? मिश्रा जी मिश्रा जी का लड़का भी इंटेलिजेंट होने वाला है अब। अच्छा, जल्दी जल्दी से मुझे कमेंट में बताइए कंजर्वेशन प्रिंसिपल के बारे में आपने क्या क्या पढ़ा है। कौन कौन से कंजर्वेशन लॉज हैं या कौन कौन से कंजर्वेशन प्रिंसिपल हैं जो आपने अपनी लाइफ में अभी तक देखे हैं, या जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं स्कूल में आपको क्या क्या कंजर्वेशन प्रिंसिपल बताए गए हैं, बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कंजर्वेशन प्रिंसिपल। कंजर्वेशन ऑफ मास, राइट? और वेरी गुड, conservation of energy, perfect. Next, what do you have learned in mechanics? Or heat, conservation of charge, very good. Momentum conservation, right? Energy conservation, charge conservation, momentum conservation. तो बच्चों मोमेंटम कंजर्वेशन कितने तरीके का पढ़ा है आपने? केवल मोमेंटम पढ़ा है क्या? उसमें दो पार्ट होते हैं, एक लीनियर और एक एंगुलर। यहीं पे मिस्टेक होती है। जब काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी दो तरीके की है आपके पास, एक ट्रांसलेशनल और एक रोटेशनल। तो जब आप मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो होल मैकेनिक्स आपके माइंड में होनी चाहिए, जिससे कि कभी भी प्रॉब्लम आई क्विक आंसर। ओ ये चलो आगे बढ़ते हैं। देखो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बिल्कुल सही आपने गैस किया। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में बच्चों कौन कौन सी एनर्जी कंजर्व रहती है? टेल मी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कौन कौन सी होती है? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ हीट एनर्जी, राइट? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मास एनर्जी कंजर्वेशन। कोलिजन्स में कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी होती है। एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कोलिजन में, कौन सा कोलिजन होता है वो? एक पर्टिकुलर टाइप का कोलिजन होता है। तीन तरीके के कोलिजन होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोलिजन। टेल मी इन विच कोलिजन काइनेटिक एनर्जी इज रिमेन्स कंजर्व्ड? इलास्टिक, वेरी गुड। जिसने भी ये आंसर किया है बहुत ही बेहतरीन, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। इन इलास्टिक कोलिजन्स काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, राइट? सो देखो कंजर्वेशन प्रिंसिपल कितना प्यारा है आपके लिए। कंजर्वेशन प्रिंसिपल इज सो ग्रेट दैट थिंग्स आर कंजर्व्ड। व्हेन थिंग्स आर कंजर्व्ड, थिंग्स विल बी कंजर्व्ड in an isolated system when there is no interference from the outside, right? So whether we are taking, मिश्रा जी ने आंसर किया मिश्रा जी का लड़का पढ़ने लगा है,
जानने लगा है वो 2080 के रूल को। सो कंजर्वेशन प्रिंसिपल देखिए कितना अच्छा है कि आप कंजर्वेशन प्रिंसिपल को अगर एक बार समझ गए तो आपकी आधी चीज़ें तो वैसे ही सॉल्व हो जाएंगी। कैसे? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं मैकेनिक्स में, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फिर से वहीं पे कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, राइट, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, हीट में कंजर्वेशन ऑफ हीट एनर्जी, कैलोरीमेट्री जैसे हमने अभी डिस्कस किया था, हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। बट ये कंजर्वेशन प्रिंसिपल वर्क तभी करेगा जब आपका पूरा सिस्टम कैसा है, आइसोलेटेड, बाहर से कुछ भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, राइट। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कब कंजर्व रहता है लीनियर मोमेंटम? बताइए, जब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे ना हो, सिस्टम अगेन कैसा होना चाहिए, आइसोलेटेड। एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व रहता है? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जब सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज 0, देन अगेन यू विल फाइंड एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो कि आप पढ़ते हो वहां पे, कहां पे पढ़ते हो, इलेक्ट्रोस्टैट्स में, मास एनर्जी कंजर्वेशन अगेन न्यूक्लियर एनर्जी पे, राइट। तो बच्चों ये कंजर्वेशन प्रिंसिपल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है हमारा आज के टॉपिक का? आज के टॉपिक का कंक्लूजन है हमारा कि आपको 20% पार्ट ऐसा सिलेक्ट करना है। देखो बच्चों, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको 80-20 ही मिलेगा, राइट। दिस इज नॉट अ लॉ, दिस इज जस्ट एन ऑब्जर्वेशन दैट इज वर्किंग ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स, राइट। सो ये 730 भी हो सकता है, 2080 भी हो सकता है, राइट। ये 25-75 भी हो सकता है। ये बिजनेस में भी वर्क करता है, ये आपकी डेली लाइफ में भी वर्क करता है। आपकी वार्डरोब में क्लॉथ्स होते हैं, आप उन क्लॉथ्स में से कितने कपड़े पहनते हो डेली? तो जो साउंड कंजर्व कैसे होता है, जो आप कैसे ये वार्डरोब में से आप क्लॉथ्स जो पहनते हैं गाइस, उसमें क्या होता है कि आप सारे क्लॉथ्स नहीं पहनते हैं, आपको सिलेक्टेड क्लॉथ्स पहनते हैं। तो 20% क्लॉथ्स तो आप 80% ऑफ द टाइम पहनते हैं, राइट। आपके कुछ फ्रेंड्स हैं, जितना बड़ा फ्रेंड सर्किल है, आप हर फ्रेंड से बात नहीं करते हैं। 20% जो सिलेक्टेड फ्रेंड्स है, आप उनसे ज़्यादा चिट चैट करते हैं, राइट। ऐसे ही आपकी क्लास में भी होता है। तो बच्चों, अपने नेक्स्ट वेबिनार में हम लोग कंजर्वेशन प्रिंसिपल पे कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे। मैंने आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सिलेक्ट करके रखे हैं जो आपके कॉन्सेप्ट को भी इंक्रीज़ करेंगे, आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देंगे, आपको आपके आने वाले पेपर में आपको हेल्प करेंगे। आप भले ही नीट की तैयारी कर रहे हैं या आप जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं या जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, आप सबको बहुत ही हेल्प होने वाली है। कैन यू टेक क्लासेस ऑन कंजर्वेशन? यस, डेफिनेटली। माई नेक्स्ट वेबिनार इज़ बेस्ड ऑन दी कंजर्वेशन प्रिंसिपल ओनली। उसमें हम लोग खूब सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं कंजर्वेशन प्रिंसिपल पे। बच्चों, कंजर्वेशन प्रिंसिपल पे ऑल्सो एंगुलर मोमेंटम, राइट। तो कंजर्वेशन प्रिंसिपल पे सारे आ जाते हैं, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी। तो हम उन सारे टॉपिक्स पे जितने भी कंजर्वेशन पे पॉसिबल हैं हम क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे कि वो आपको कैसे हेल्प करने वाले हैं, राइट। सो नेक्स्ट वेबिनार के लिए बिल्कुल गियर अप हो जाइए, राइट। इंस्टा सॉल्व पे डेली आपके लिए न्यू चीज़ें आने वाली हैं, न्यू वेबिनार्स होने वाले हैं। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो सारी क्लासेस भी यहाँ पे कंडक्ट होंगी। तो वो क्लासरूम वाला टैब आप बिल्कुल चेक करते रहिए और वहाँ पे रजिस्टर करते रहिए अपनी क्लासेस के लिए, राइट। तो कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है बच्चों? कंजर्वेशन ऑफ मास आपने एप्लीकेशन नहीं पढ़ी है, कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ी है फ्लूइड मैकेनिक्स में। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन में हम कैसे प्रूव करते हैं? कंजर्वेशन ऑफ मास से ही प्रूव करते हैं वो, राइट। तो चलो आज मैं आपको एक एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन देता हूं, कंजर्वेशन प्रिंसिपल पे ये क्वेश्चन कर लेते हैं। बच्चों, ये एक ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक है जो कि पूरी स्मूथ है, राइट। ये h हाइट पे हमने एक m मास का ब्लॉक रखा हुआ है और यहाँ से हम इस m मास के ब्लॉक को रिलीज करने वाले हैं, राइट।
So we are going to release this m mass block from this h height, and we have to find the relation between h and r. Find the relation between h and r so that this block just completes the circle, right? Just complete the loop. Find the relation between h and r so that this block just completes the loop, right? क्लियर है क्वेश्चन सबको? आपके पास 2-3 मिनट का टाइम है, करो इसको सॉल्व। 5/2 mgh रिलेशन निकालना है r और h में, राइट? तो आंसर आपका mgh में नहीं होगा। mgh आपने क्या पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म बता रहे हो। फाइंड द रिलेशन बिटवीन h एंड r so that this block just completes the circular track. बताइए कैसे करेंगे इसको। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यूज होगा बच्चों। एनसीईआरटी का एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, उसमें एग्जाम्पल है, वो स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है। उसका रिजल्ट आपको याद रखना है, क्योंकि वो रिजल्ट कभी भी जेई और नीट में डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं ये लोग। तो उसका रिजल्ट आपको बिल्कुल अच्छे से याद करना है और उसका ही रिजल्ट यहाँ पे यूज़ होगा। आप लोग ट्राई करो। mh इक्वल टू √5r, r इज इक्वल टू 5h। बच्चों करो जल्दी से, रिलेशन निकालो h और r के बीच में। Any Telugu guys are here? You are searching for your friends here, right? So you are not concentrated on the question. You are not concentrating on the question. वेरी गुड, वेरी गुड। जिसने भी ये लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ √5gr, बिल्कुल परफेक्ट, ये बिल्कुल सही है। जब ये ब्लॉक यहाँ पे आएगा तो इसके लिए एक कंडीशन होती है बच्चों। द कंडीशन इज दैट बॉटम वेलोसिटी एट द बॉटम शुड बी v0 शुड बी इक्वल टू √5gr, राइट? तो जब ब्लॉक वहाँ से आए तो इसके पास इतनी वेलोसिटी हो कि √5gr हो। तो ये कंडीशन है, राइट? दिस इज द कंडीशन अंडर विच दिस ब्लॉक विल कंप्लीट द सर्किल, राइट? सो v0 शुड बी इक्वल टू √5gr, राइट? तो यहाँ पे क्या है बच्चों, अब देखो यहाँ पे फिर से कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का प्रिंसिपल लगेगा। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के अकॉर्डिंग चॉइस ऑफ जीरो लेवल पोटेंशियल एनर्जी हम पे डिपेंड करता है, इट इज़ आर्बिट्ररी। तो डेटम का जो सिलेक्शन है वो आप कहीं भी कर सकते हो। तो हम सिलेक्ट करते हैं कि यही लेवल हम मान लेते हैं कि
U is equal to 0 at the bottom. The potential energy at this level is, gravitational potential energy at this level is 0, right? So अब हम जल्दी से कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाते हैं दो पॉइंट्स पे. एक पॉइंट ए है जहां पे ब्लॉक ऊपर है और एक पॉइंट है बी. तो काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए शुड बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी, राइट? तो काइनेटिक एनर्जी ए पे हमने ए से ब्लॉक को रिलीज किया है. वी हैव रिलीज्ड द ब्लॉक फ्रॉम ए. That means its initial velocity will be 0, right? So kinetic energy at point A will be 0 and potential energy at A is mgh. कितनी हाइट पे है इस लेवल से? ये h हाइट पे है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? mgh. काइनेटिक एनर्जी एट B, B पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ mv स्क्वायर, हाफ m वी नॉट स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी बी पे कितनी हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी बी पे हो जाएगी यहाँ पे 0, राइट? तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0 हेयर. अब यहाँ से कितना आसान है. वी नॉट का हमको पता है रिजल्ट. इसका रिजल्ट का यूज करके वी विल पुट द वैल्यू ऑफ वी नॉट एज √5gr हेयर एंड वी विल गेट द रिलेशन बिटवीन h एंड r. सो लेट्स डू इट हेयर. m से m उड़ जाएगा, क्या बचेगा? जी एच इज इक्वल टू हाफ √5gr का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5gr, राइट? सो g से g कैंसल और हमारा जो रिलेशन है वो h इज इक्वल टू 5r/2 और r इज इक्वल टू 2h/5, राइट? तो ये आंसर किसी ने दिया था यहाँ पे. ये गाइस मुझे लग रहा है विजिबल नहीं है, इसको एक बार फिर से नीचे कर लेते हैं सॉल्व. इट वाज आई जिसने भी दिया था बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिया था, सही है बिल्कुल एकदम. सो अगेन यहाँ पे सॉल्व करते हैं. जी एच इज इक्वल टू हाफ ऑफ V naught square. V naught square will become 5gr, right? So this g will get cancelled and h is equal to 5r/2, right? तो बच्चों ये क्वेश्चन आएगा अगर डायरेक्ट, तो इसके लिए आपको ये स्टैंडर्ड रिजल्ट पता होना चाहिए. V naught is equal to √5gr. ये बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी है. तब जब कोई भी सर्कुलर पाथ में मोशन है तो वो अपना मोशन जस्ट कंप्लीट कर ले, राइट? थैंक यू सर, थैंक यू. तो नेक्स्ट सेशन हमारा इसी पे होने वाला है, कंजर्वेशन प्रिंसिपल्स पे. तो आप चाहते हो तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं आज. सो लेट्स डू वन मोर प्रॉब्लम. तो गाइस कंसिडर करते हैं एक प्लेटफॉर्म जो कि बिल्कुल स्मूथ है. m1 block is moving with velocity v0. The given value of m1 is 2 kg and v0 is 2 meter per second, right? इसके सामने एक और ब्लॉक रखा है m2 जो कि रेस्ट पे है. इसकी वेलोसिटी 0 है. m2 इज एट रेस्ट. m2 का मास है 3 kg, राइट? सो आफ्टर कोलिजन क्या होगा? इसने बोला है कि ये कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन है, राइट? कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन. सो आई होप कि आप लोगों को पता है कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन क्या होता है. तो इसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस निकालना है आपको, राइट? फाइंड डेल्टा के लॉस इन काइनेटिक एनर्जी. फाइंड लॉस इन काइनेटिक एनर्जी.
जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो ये है कि m1 मास 2 kg का है, m2 मास 3 kg का है, m2 मास इज एट रेस्ट, m2 मास इज एट रेस्ट। फटाफट से निकाल के बता दीजिए मुझे डेल्टा के कितना आएगा, लॉस कितना होगा काइनेटिक एनर्जी का इस कोलिजन में। लॉस होगा कि भी नहीं, पहले तो ये बताओ कि लॉस होगा या नहीं होगा। रिप्लाई विद यस और नो, लॉस होगा या नहीं होगा इसमें, काइनेटिक एनर्जी लूज होगी कोलिजन में। यस, परफेक्ट, काइनेटिक एनर्जी लूज होगी यहाँ पे। ये कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन है, इसमें लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, अगर आपकी ऑब्जर्वेशन सही है, आप बिल्कुल कंसंट्रेट होके सीख रहे हैं चीज़ों को, तो हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी कि काइनेटिक एनर्जी केवल और केवल इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व रहती है। काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन कंजर्व्ड ओनली इन इलास्टिक कोलिजन, राइट। इन एवरी अदर कोलिजन देयर विल बी लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। So loss is 8/5, 2.4 joules, राइट। चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को कि कितना लॉस होता है। एक कह रहा है 12/5। तो अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं, लेट्स सी क्या आंसर रहता है। तो बच्चों क्या होगा, पहले तो मुझे ये बताओ, कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन है, क्या होता है इसका मतलब, that both the blocks will move as a single entity. In completely inelastic collision, bodies collide and they stuck to each other and they will move as a single entity. So after collision, these block will combine, right? So mass m1 and m2 कितना हो जाएगा, 5 kg यहाँ पे, and this 5 kg will move with final velocity of vf, राइट। नो, अब आंसर में करेक्शन हो रहा है, व्हाट्स ऑफ, तो राइट बताइए जल्दी, टेल मी फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, हाउ वी विल गेट द फाइनल वेलोसिटी वी एफ। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, राइट, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम विल, the conservation of linear momentum will give you the final velocity. So conservation of linear momentum क्या कहता है, that initial momentum P initial should be is equal to P final, right? So initially क्या होगा, m1 v1 plus m2 v2, v2 is at rest which is equal to 0, should be equal to m1 plus m2 into v final. This is final momentum, right? So velocity final will be m1 v1 upon m1 plus m2. So v final is equal to m1 v1, m1 is 2 kg and v1 is 2 meter per second square, so 2 into 2 is 4 and total mass is m1 plus m2, 2 plus 3, 5, right? So 4/5 meter per second is 4/5 मीटर पर सेकेंड इज v फाइनल, राइट। तो यहाँ से लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की कितनी है, हाफ m1 v1 स्क्वायर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की कितनी है, हाफ m1 प्लस m2 इंटू vf स्क्वायर। तो यहाँ से आप बिल्कुल आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे दैट हाफ इंटू 5 इंटू 4/5 स्क्वायर, जो भी रिजल्ट आएगा इससे उसको माइनस कर देंगे आप, हाफ इंटू 2 इंटू 2 स्क्वायर। सो ये बहुत आसान है बच्चों, इसमें कोई इशू नहीं है। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल विल बी योर लॉस, राइट। सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ इंटू m1 इंटू 2 स्क्वायर माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ इंटू 5 into v final square, right? Sum of masses into v final square.
राइट। तो इससे आप फटाफट से कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इस सेशन को अब यहीं पे कंक्लूड करते हैं, राइट। आपका नेक्स्ट सेशन है केमिस्ट्री का, सो गियर अप फॉर दैट। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलेंगे अपने ही सेशन में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ। एक बात बिल्कुल नहीं भूलनी है, क्लासरूम टैब पे जाना है इंस्टा सॉल्व पे, और नेक्स्ट अपकमिंग सेशंस के लिए अपने आप को गियर अप कर लो। जो जो टॉपिक्स वहाँ पे आ रहे हैं सब पहले से ही लिस्टेड हैं, उन टॉपिक्स के लिए थोड़ा सा प्रिपेयर करके आओ, उसके बाद हम वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट। सो इन नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टडी अबाउट कंजर्वेशन प्रिंसिपल्स एंड वी विल डू क्वेश्चंस ऑन इट, राइट। थैंक यू।